प्यार, फर्ज और उम्मीदों के धागों से बंधे ये रिश्ते अक्सर बगावत की अंधेरी गलियों में चोट खाते हैं। एक ऐसी चोट जो पीड़ित और मुजरिम दोनों को दर्द के फंदे से लटका देती है। नहीं बाबा, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सेकेंड ईयर क्लियर करूंगा तो आप मेरे को बाइक लेके दोगे। नहीं सूरज, ठीक से याद करो, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि सेकंड ईयर में अगर तुम फर्स्ट क्लास लेके आओगे तो मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा। बाबा, आप अपनी बात से पलटी मार रहे हो, लेकिन देखना, अगर आप मेरे को बाइक नहीं लेके दोगे ना तो मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा ही नहीं। आई, तेरे सामने प्रॉमिस किया था ना बाबा ने, आता सांग ना। आहो, असं काय करताय? 2% तो कम आहे फर्स्ट क्लास में। चाय लीजिए। घेऊन द्या ना हो बाइक, अगली बार डिस्टिंक्शन लेकर आएगा मेरा बेटा, है ना? ए, आता तू त्याची बाजू घेऊ नको, शांत रहो दादा। अगर आप मेरे को बाइक नहीं लेके दोगे ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। काय तू धमकी देतोयस मला? कब तक मैं अपने दोस्तों से राइड मांगूंगा? अब मैं और वेट नहीं कर सकता बाबा। एक कहावत है, मूछें जब निकल आती है तब युवक को ना दुनिया दिखती है ना दुनियादारी। जवानी की जिद गर्म लोहे की बनी होती है और उस जिद की मांगों के सामने अक्सर माँ बाप को पिघलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। रोहित, पीछे से जानबूझकर आवाज देते हो ना गौरव भैया, पनौती लगाते हो ना मुझ पर। पनौती तो तब लगेगी जब तुझे एग्जाम में वापस से अंडा मिलेगा। अरे तो ठीक है ना यार, उस अंडे का मैं आमलेट बनाकर खा लूंगा, पर आप क्यों मुर्गी जैसे फड़फड़ा रहे हो? रोहित, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अम्मा, इस गौरव को समझा लो, इसकी पढ़ाई तो इससे संभलती है नहीं, मुझको बड़ा ज्ञान बांटने चला है। रोहित, रोहित! माँ तुम भी, अरे यार ऐसा लगता है जैसे सब खाली बैठे हो, कोई काम नाम है करने को कि नहीं है? अरे पर इतनी रात गए, तुम जा कहाँ रहे हो? अरे क्या हो रहा है रोहित? पापा, अब हाथ जोड़ता हूँ, अब आप भी मत शुरू हो जाना। जा कहाँ रहे हो? अरे यार दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कौन सा महापाप कर रहा हूँ यार। लाड दो धारी तलवार है, ना करो तो हमारा दिल जलता है, ज्यादा करो तो बच्चा सर चढ़ता है। कल तक जो घर का छोटा लाडला था आज बदतमीजी की मिसाल बन गया। अब करे तो क्या करें? कैसे खींचे वो लकीर लाड और संस्कार के बीच? कैसे समझाएं इस लाडले को? हम सिर्फ उसका भला नहीं चाहते बल्कि उसे जी जान से प्यार करते हैं। ये ले रे सलीम। क्या अबे सलीम, साले फिर से खा लिया था तू? सबको अपने जैसे समझा क्या? देख, पूरा पैकेट लाया। ए वंटा, सही हाँ? पुनीत बेंद्रे, उम्र 17 साल। इनके घर का हाल कुछ अलग नहीं था। पुनीत, रात्रीचं कुठं भटकायला चाललाय तू? बस दोस्तों में बैठने जा रहा हूँ थोड़ी देर। देख, बैठना है ना तू मोहित के साथ पढ़ाई करने को बैठ, नहीं तो मेरे साथ सब्जी की लारी में आके बैठ। अरे तेरे बैठने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। सुन तो, तेरे दोस्तों की संगत अच्छी नहीं है। जिंदगी भर आवारागर्दी करते फिरेगा तू, हाँ? घर कब संभालेगा? देवा, कैसा होगा इसका, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या रे, ऐसा सिंगल ड्रिंक निकालने आता है क्या? सलीम कुरैशी, उम्र 17। ये जितना बेफिक्र था उतना ही उसकी अम्मी और बहन परेशानी से बेहाल थे। सलीम, मैं 4-4 घरों में बर्तन घिसती हूँ। तेरी बहन शबाना 3 घरों में काम करती है, और तू? अरे कुछ तो शर्म कर बेटा। खून जलाकर तुझे स्कूल भेजा कि हमें थोड़ी राहत मिले, लेकिन तू है कि हमारी कमाई जुए और नशे में उड़ा रहा है। सलीम, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सलीम, सलीम कहाँ जा रहा है तू? तू कहाँ जा? मेरी बात सुन सलीम। या अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है तू हमें? उन्हें अपने बच्चों की फिक्र थी, कुछ हद तक वो परेशान भी थे। हर माँ बाप की तरह अपने बच्चों की बगावत की चोट को वो खामोशी से सह रहे थे ताकि उनके बच्चों को कोई चोट ना आए।
जवानी की दहलीज पर खड़े अपने बच्चों को वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बुराई की गिरफ्त में इस दुनिया से अच्छाई को कैसे छाना जाए। लेकिन जब इन नवयुवाओं का आक्रोश एक गहरी चोट बनकर इन परिवार वालों पर बरसा तो ये मां बाप सदमे के भवंडर में डूबकर हाथ पैर मारते रहे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बात कब और कैसे इतनी बिगड़ गई। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और ऐसा क्या नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। शुरुआत एक जिंदगी के अंत के साथ हुई, एक मौत से। एक लावारिस लाश पाई गई जो अपनी कहानी बोल ही नहीं रही थी। साहेब मी फोन केला होता. बॉडी कुठे आहे? आहे सर. पूरी जगह सर्च करो. आपने देखी थी पहले? सर, बॉडी की कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली. कम से कम 15 से 20 बार स्टैप किया गया है साहब. 100-150 मीटर अच्छी तरह से छान लिया चारों तरफ. ना मर्डर वेपन मिला है, ना ही कोई सुराग. बॉडी फूक गई है काफी बुरी तरह. खून में अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस भी हैं. सर, लगता है यहाँ पे ड्रिंक्स पार्टी हो रही थी. पर पोद्दार, बॉटलें कहीं दिखाई नहीं दे रही. सर, यहाँ पे सिगरेट भी पी गई है. या तो यहाँ पे काफ़ी लोग सिगरेट पी रहे थे या कुछ लोगों ने मिलकर काफ़ी सिगरेट पी. स्टैबिंग कितनी बार हुई है? लगभग 20 से 25 बार. मौत की टाइमिंग? आपको बॉडी मिलने के 12 से 15 घंटे पहले मर्डर किया गया था. मतलब कल रात. उम्र 20 से 25 साल के बीच. हमारे पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है. उधर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट है सबको स्कैन करवाओ. एक भी छूटनी नहीं चाहिए. हो सर. फूली हुई लाश और उस पर मिली रिस्ट वॉच की तस्वीरें मुंबई शहर के सभी पुलिस स्टेशंस में भेज दी गई इस इंफॉर्मेशन के साथ कि विक्टिम की उम्र 20 से 25 साल की है और उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है. दर्जनों मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें खोली गई. खबरियों को एक्टिवेट किया गया. लेकिन पूरे 3 महीने बाद भी इस युवक की लाश का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया. अशोकनगर पुलिस स्टेशन का ब्लाइंड मर्डर केस है सर. 3 महीने से बॉडी अनआइडेंटिफाइड है. चेहरा कुचला गया है. जाहिर है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई होगी. लेकिन सर अजीब बात है, कोई भी मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई. ऐसा लगता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने फाइल ही नहीं की है. पटवर्धन, कांस्टेबल पटवर्धन को इस केस पर लगा दो. अनआइडेंटिफाइड लावारिस लाशों का एक्सपर्ट है वो.
पटवर्धन जी, कुछ टाइम मुंबई में जितने भी 20 से 25 साल के लड़कों की मिसिंग कंप्लेंट थी, उन सभी के माँ बाप को बुलाया था शिनाख्त के लिए। कुछ निकला नहीं। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे 2 साल पहले एक ऐसा ही केस यहाँ आया था, काफी टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन लास्ट में सीधा हुआ। वो तो होना ही था, आप जो लगे हुए थे। थैंक यू पोद्दार साहब। अब तो बॉडी बहुत बुरी तरह फूल चुकी है। मतलब 20 से 25 की उम्र में 19-20 हो सकती है। हो सकती है, ये लड़का 19 का भी हो सकता है शायद। हाँ, सारी मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें अभी चाहिए मुझे, मतलब अभी। साहब जी आइए ना। साहब, बंदा मिल गया। कौन है? रोहित ठाकुर, 16 साल। साहब, 2 साल पहले एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था। बॉडी काफी फूली हुई थी। उसकी सही उम्र तय करने के लिए हम लोगों से थोड़ा सा चूक हो गई। मुझे लगा कहीं ये केस भी वैसा ही तो नहीं है। उस केस में भी लड़के की उम्र 17 साल थी, लेकिन देखने में वो 20-22 साल का लग रहा था। तो मैंने सही उम्र जानने के लिए 20 से 25 की जगह पे 15 से 25 की सारी फाइलें मंगवाई, मर्डर वाले दिन की, और उसके 2 दिन बाद की भी सारी फाइलों को अच्छे से छाना, और ये लड़का मिल गया। उसका बाप ऑटो चलाता है, सुरेश ठाकुर नाम है। 15 जून को कंप्लेंट दर्ज की गई थी कि रोहित ठाकुर 14 जून की शाम से गायब है। रोहित कल शाम को 4:30 बजे घर से निकला, खाने पर नहीं आया साहब। तो हमने फोन भी किया था उसको, और 11 बजे के बाद से तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब तक नहीं लौटा है साहब। सर, रोहित शाम को हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। आपने उसके दोस्तों के साथ बात की? मैंने बात की थी उसके दोस्तों से, वो कह रहे थे कल उनसे मिला था वो चाय की टपरी पर। साहब, बच्चा है, सिर्फ 16 साल का, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है साहब। ये केस रामदास नगर पुलिस स्टेशन अंधेरी ईस्ट का है। मिसिंग कंप्लेंट में लिखा गया है कि दाहिने कंधे पर तिल है, और लाश के भी दाहिने कंधे पर तिल है। मुझे लगता है कि ये लाश रोहित ठाकुर की ही है। ठीक है, रोहित ठाकुर के फैमिली को बुलाओ और बॉडी दिखाओ। जी हाँ। क्या हुआ जी? किसका फोन था? क्या हुआ पापा? क्राइम ब्रांच वालों का फोन था, थाने पर बुलाया। रोहित मिल गया होगा। आने दीजिए उसे घर, ऐसी खबर लूंगी ना, हमारे ही लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। हाथ से उसके ये दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद, नशेबाजी भी बहुत हो गई। सीधा कर दूंगी उसे, देखना आप। साहब, आप हम लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता चला हमारे बेटे रोहित के बारे में? ये खबर तो है, लेकिन पक्की नहीं है। समझे नहीं साहब। आपको पहले उसे पहचानना होगा। गौरव, क्या लाश तुम्हारे भाई रोहित की है? कांस्टेबल पटवर्धन क्राइम ब्रांच के वेटरन थे, जिन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और अपने तजुर्बे से लाश की शिनाख्त करवा दी। पूरे 3 महीने बाद इस ब्लाइंड केस को
इस लावारिस लाश को एक नाम मिला, रोहित ठाकुर, जो सिर्फ 16 साल का था। रोहित के पिता सुरेश ठाकुर और बड़े भाई गौरव ठाकुर ने रोहित की लाश को आइडेंटिफाई किया। रोहित के दाहिने कंधे का तिल और उसकी रिस्ट वॉच, ये दोनों ठोस सबूत थे इस शनाख्त में। अब दो राय नहीं थी कि यह लाश रोहित की थी। अब सवाल यह था कि रोहित को इतनी कम उम्र में इतनी निर्दयता के साथ किसने मौत के घाट उतार दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने रोहित की लाश के कान काटकर अलग कर दिए और उसके चेहरे को पत्थर से इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया। रोहित को इतनी भयंकर चोट किसने दी थी। चोट खाए हुए माता पिता और एक घायल बड़ा भाई, तीनों सदमे में थे। घर का लाडला चला गया था और वो भी इस तरह। शाम को निकला था घर से। कुछ बता नहीं रहा था कि कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यार टोकने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी। अरे क्यों बताऊं कहाँ जा रहा हूँ, मालिक हो मेरे। देख मेरे भाई, 10वीं है तेरी। अगर एक साल अपने आप को थोड़ा लगाम देगा ना तो जिंदगी भर घुड़सवारी करेगा। ये घोड़े गधे पर ना तुम चढ़ना, मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा। बिजनेस क्लास का टिकट कट गया मेरा। लेकिन अभी कहाँ जा रहा है तू? अम्मा बाहर जा रहा हूँ, जैसे रोज जाता हूँ और जाता रहूंगा। हमेशा ऐसा ही करता था, बिना बोले घर से चले जाना। जी सर। तो वो गया कहाँ होगा? पता नहीं सर, हमेशा ऐसे ही निकल जाता था बिना बताए। उस दिन उसका फोन स्विच ऑफ था और जब रात तक वो घर नहीं आया तो मैं उसके दोस्तों के घर गया। अब काकी पुनीत है? क्या हुआ? रोहित का है? वो तो शाम को अड्डे पर चाय पीकर निकल गया था कहीं। हाँ हाँ, चाय के अड्डे पर आया था, कटिंग मारा और कट लिया। हाँ लेकिन कहाँ कट लिया? रोहित अब तक किसी को बताया वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो पुनीत बेंद्रे और सलीम कुरैशी के अलावा उसके और कोई दोस्त थे? नहीं सर, जहाँ तक मुझे मालूम है यही दो थे। उसके पास कितने मोबाइल थे? एक ही था। नंबर दो। 444 876787। हमने क्राइम सीन को कम से कम 3 बार पूरा स्कैन किया, लेकिन मोबाइल कहीं मिला नहीं। मतलब रोहित का फोन शायद वहां पर था ही नहीं, या फिर हत्यारा ले गया होगा। साहब, हमारी रोज़ शाम को मंडली जमती थी साहब वहाँ पर। अब उसके और कौन दोस्त थे वो मुझे नहीं मालूम साहब। और रोहित स्कूल भी तो पढ़ता है ना साहब, तो होंगे वहाँ से भी कोई। उसका कभी किसी से कोई लफड़ा, कोई राड़ा, कोई मारा मारी? नहीं साहब, रोहित वैसे सुमड़ी में ही रहता था और कुछ धतिंग नहीं करता था ज़्यादा। मैकेनिक का काम सीख रहा हो साहब। रोहित तेरा खास दोस्त था? हाँ साहब। सलीम, रोहित का गेम किसने बजाया था? साहब मुझे पता होता तो मैं आपको कब का बोल देता। जितना मालूम था उतना बोल दिया आपको। उस दिन वो चाय पीने आया, चाय पिया और फटक करके निकल गया। हाँ वो बताया तूने, अब आगे बता। चाय की टप्पी से कहाँ गया था वो? बोला ना साहब आपको, वो बोल के नहीं गया। वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब कुछ छुपाता था? मुझे नहीं पता साहब। उसका कोई लड़की का लफड़ा, कोई गर्लफ्रेंड? नहीं मालूम। तेरे खास दोस्त के बारे में तेरे को कुछ भी नहीं पता, या कभी उसने जिक्र नहीं किया? नहीं किया साहब, हम तो बस अपने मस्ती में ही रहते। एक बार मुझे चेहरा देखना। और तू नहीं देख पाएगी। सर, 14 जून को रोहित ठाकुर शाम 6:30 बजे तक कुरला में था और वो घर से 4:30 बजे निकला था। उसके बाद उसके सेलफोन का लोकेशन अंधेरीज था जहां वो रहता था। रोहित अपने दोनों दोस्त पुनीत और सलीम के साथ चाय की टपरी पर था और ठीक 8 बजे वहां से निकला। चलो भाई लोग, अपन कल टेस्ट। बाय बाय। चल कल मिलते हैं। चल कल आजा। हाँ। रात के 9 बजे वो पार्क में पहुंचा, जो उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत लगभग रात के 10:30 बजे हुई थी, आधा घंटा आगे पीछे।
रोहित शराब पी रहा था। उसके ब्लड स्ट्रीम में से शराब के ट्रेसेस पाए गए हैं। खून में अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस भी हैं। क्राइम सीन पर से स्टायरोफोम के 4 कप्स पाए गए, सब में से शराब की बू आ रही थी। तो इसका मतलब वो वहां 3 और लोगों के साथ था। सर वो अपने 2 खास दोस्तों को चाय की टपरी पर ही बाय बाय बोल के निकला था। तो फिर ये 3 नए लोग कौन है? सर एक नंबर है 4447689888। रोहित की इस नंबर पे काफी बातें होती थी। फोन का लोकेशन कुरला है। कोई लड़की है? हाँ सर, आरती यादव। इन्वेस्टिगेशन आखिरकार एक एंगल पर आकर टिक गई थी। आरती यादव कौन थी ये लड़की जिसकी रोहित ठाकुर के साथ हर रोज और कभी कभार दिन में 2-3 बार बातें होती थी? क्या ये आरती यादव ही इस हत्या का मुद्दा थी?